अध्याय 39 फ्लेग्रेंटी डेलिक्टो में पकड़ा गया। ये देखकर कि वह सब कर सकता था, क्योंकि चुशेंग का व्यवहार अजनबी और अजनबी हो गया क्योंकि उसकी नसें बहुत तंग हो गई थी। चुयू डरा हुआ था। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम में फिर से पूछने के लिए प्रहार करता है, क्या आपने कहा था कि वास्तव में पुनरुत्थान कौशल है? किस गुप्त दायरे में इस कौशल को सक्रिय किया जा सकता है? सिस्टम कौशल मौजूद है टिल्ड, लेकिन ये केवल एक गुप्त दायरे में पाया जा सकता है टिल्ड। कोई केवल मेजबान को सुराग खोजने के लिए इंतजार कर सकता है टिल्ड। यदि किसी की खेती एक स्तर पर जा रही थी तो एक व्यक्ति अमर के पौराणिक दायरे के करीब एक कदम होगा। कुछ सुराग खोजने के लिए चुयू के लिए अभी भी बहुत समय था। अब जो जरूरत थी वह चुशेंग को खुश करने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए था। अपने दांतों को जकड़ते हुए चुयू ने पूरी तरह से चुशेंग को उम्मीद के लिए कुछ देने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उसे पहले नायक के साथ इस पर चर्चा करने की आवश्यकता थी। आखिरकार वह था जिसे संभवतः कौशल को सक्रिय करना होगा। अभी चुशेंग फ्रंट हॉल में अन्य लोगों के साथ पारिवारिक व्यवसाय पर चर्चा कर रहा था। चुयू के लिए तियान युआन संप्रदाय के लिए चुपके से यह असंभव होगा। वह केवल चुशेंग के लिए रात के समय छोड़ने और फिर कार्रवाई करने का इंतजार कर सकता था। चुयू ने चीजों को तब तक सोचा जब तक कि उसके पास एक पूरी योजना नहीं थी। सामने वाली यार्ड में रहकर उठकर वह इत्मीनान से अपने कमरों में वापस चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोल दिया, उसने देखा कि जीशी सीधे अपने बिस्तर के अंत में बैठे हैं, जैसे कि वह एक फिल्म में तारांकन दृश्य में हो। टकराना। चुयू ने दरवाजा बंद करने में संकोच नहीं किया। उसने अपना सिर झुकाया और अपना दिमाग साफ करने की कोशिश की। इस समय क्या जीशी को तीसरी श्री के साथ बाहर गश्त नहीं करना चाहिए था? उसे यह मत बताओ कि उसकी आंखें उस पर चालें खेल रही थी। या क्या ये पौराणिक प्रेम बीमारी हो सकती है? चुयू ने अपने सिर को जमकर हिलाया और एक बार फिर दरवाजा खोल दिया और अंदर कदम रखा। जीशी दूसरी तरफ खड़ा था, जैसे कि वह दरवाजा खुला खींचने की तैयारी कर रहा हो। जब चुयू ने दरवाजा खोला तो कमर से उसे जब्त करने के अवसर का लाभ उठाने से पहले जीशी को चौंका दिया गया। जीशी ने चुयू को गले लगा लिया, उसे कमरे में खींच लिया और अपने हाथ से उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। यह उसकी आंखें उस पर चाल नहीं खेल रही थी। जैसा कि चुयू जीशी को देख रहा था, उसने सोचा कि वह क्या कह सकता है, क्योंकि उन्होंने कई दिनों तक एक दूसरे को नहीं देखा था। हालांकि उन्होंने इसे लंबे समय तक सोचा था, फिर भी वह कुछ भी नहीं सोच सकते थे। जीशी ने चुयू के सिर के पीछे अपना हाथ सुरक्षित रूप से रखा और फिर उसे दरवाजे के खिलाफ दबा दिया। उसने चुयू की ठुड्डी को अपने हाथ में ले लिया, उसे ऊपर खींच लिया, फिर उसे होठों पर चूमा। हमने कुछ दिनों के लिए एक दूसरे को नहीं देखा है, फिर भी मुझे देखने के लिए शिक्सियन की पहली प्रतिक्रिया दरवाजा बंद करने के लिए थी। शिदी की भावनाएं बहुत आहत हैं, चुयू ने हंसते हुए कहा और कहा, क्या शिदी को तीसरी शिदी के साथ दूर नहीं होना चाहिए? मुझे लगा कि मैं चीजों को देख रहा हूँ। जीशी ने अपनी बाहें उठाई और चुयू की ओर झुकना चुना। चुयू के कानों में उनकी सांस गर्म थी। मुझे नहीं पता कि तीसरी शिदी मुझे डरती है, लेकिन हमारे गश्ती के दौरान आधे रास्ते में वह मुझसे अलग हो गया। मैंने तुरंत फैसला किया उस मामले में एक ब्रेक लेने के लिए और शिक्सियन को देखने के लिए आया। जैसा कि उन्होंने कहा कि पिछले कुछ शब्द, जीशी ने जानबूझकर अपनी आवाज कम कर दी। उनकी कम और चुंबकीय आवाज में स्पष्ट रूप से मोहक लहजा था। चुयू ने अनजाने में कुछ चीजों को याद किया जिन्हें वर्णित नहीं किया जा सकता था। शर्माते हुए उसकी आंखें कमरे के चारों ओर भटक गई। ठीक है, तो तुमने मुझे देखा है। एक बार जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आप वापस जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। शीजॉन अच्छा लग रहा है। यही कारण है कि सिर्फ देखना कभी भी पर्याप्त नहीं है। जीशी थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि वह चुयू को ऊपर और नीचे देखती है कि वह ये पुष्टि करने के लिए कि वह ठीक है। ये देखकर कि चुयू नहीं देख रहा था या पेल, जीशी के दिल में गांठ आराम कर रही थी। वह नीचे झुक गया, चुयू को ऊपर उठाया और बिस्तर की ओर चला गया। एक निश्चित घटना चुयू के मस्तिष्क के माध्यम से चमक गई और वह एक भयानक स्वर में कहा, प्रतीक्षा करें, पकड़ो। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं शिदी? जीशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मछली खाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शीजोंग तैयार नहीं है। मैंने शीजोंग को बहुत याद किया क्योंकि मैं उसे कई दिनों तक देखने के लिए नहीं मिला। अब मैंने केवल उसे अपनी बाहों में गले लगा लिया है, लेकिन शीजोंग तैयार नहीं है। उसने थोड़ा बाहर देखा, जैसे कि वह किसी तरह से अन्याय कर रहा हो। चुयू अवाक था। फिर उसने जानबूझकर जीशी की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों की परिक्रमा की। जीशी बिस्तर पर चला गया और बैठ गया, लेकिन उसने चुयू को जाने नहीं दिया। वह चुयू को गहरी चमकती आंखों से घूरता रहा। शीजोंग, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? ओह अच्छा। वह विनम्र हो रहा है, पहले की तरह नहीं जब वह काटने से पहले एक संक्षिप्त टिप्पणी कहेगा। चुयू को लगा जैसे उसने नायक को व्यर्थ नहीं सिखाया था। थोड़ा संतुष्ट, उन्होंने जीएक्स की गर्दन के पीछे थपथपाया और कहा, नहीं। जीशी ने अपने दांतों को पकड़ लिया और फिर चुयू को फेंक दिया। ये समलैंगिक लड़का जो खुद पर गर्व था और बिस्तर पर नीचे की आपदा से प्यार करता था। उसे नीचे दबाते हुए जीशी ने उसके होठों पर काटकर चुयू को दंडित किया। उसकी जीभ की नोक चुयू के दांतों पर बह गई, फिर उसके अंदर चाटा। मीठी सनसनी ने चुयू अनजाने में आराम किया। वह जीभ उसके मुंह के अंदर घुस गया, चुयू की जीभ से टकरा गया।
चू यू लगभग आंसू में था क्योंकि उसने अनजाने में कुछ आह ध्वनियों को बनाया था। उन्हें अब एहसास हुआ कि वह आपदा कर रहे थे। उसने जीशी को धकेलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं था कि चू यू को जीशी के नीचे बिस्तर पर वापस लेटने के लिए मजबूर किया गया था। लंबे समय तक सुस्त होने के बाद जीशी अनिच्छा से वापस ले लिया। उसका चेहरा एक सुंदर लाल ब्लश के साथ बह गया था, जैसे कि एक आड़ू खिलने का रंग, और वह थोड़ी भारी सांस ले रहा था। के रूप में जिसे नीचे धकेल दिया गया था, चू यू, जो कहीं भी नहीं जा सकता था, वह ज्यादा बेहतर नहीं था। ये जानते हुए कि जीशी कुछ हद तक भावुक था, चू यू ने सोचा कि अगर वे जारी रहे तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। वह जल्दबाजी में उठ गया, लेकिन जीशी के चू यू को फिर से अपनी बाहों में वापस ले जाने से पहले दूर नहीं जा पा रहा था। जीशी अपनी बाहों में चू यू को गले लगाते हुए दीवार के खिलाफ वापस झुक गया। हालांकि उनकी हरकतें धीमी और आलसी लग रही थी, लेकिन उनके हाथ जो चू यू की कमर पर थे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर रहे थे और लापरवाह रूप से चू यू की बेल्ट खुली हुई थी। शीजॉन ने मुझसे कुछ कहना है। चू यू ने तब कुछ गहरी सांसें ली और एक सीधा चेहरा रखने की कोशिश करते हुए उन्होंने जीशी के हाथों को अपनी कमर से हटा दिया। चू यू ने तब अपनी बेल्ट को फिर से बांध दिया और कहा, कुछ ऐसा है जो मैं वास्तव में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। जीशी की छोटी चालें और क्रियाएं धीमी हो गई और उनका चेहरा निराशा से भर गया। शीजॉन शब्द अनुरोध का उपयोग क्यों कर रहा है, जैसे कि आप हमारे बीच की दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिंगहुआ संप्रदाय के छिपे हुए दायरे में शिक्सियन ने यह नहीं कहा कि वह मुझे पसंद करता है। क्या यह एक और झूठ था? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचो। चू यू बहुत चिंतित था। शिदी, तुम गलत समझा। एक ठहराव के बाद ये देखते हुए कि जीशी ने बाधित नहीं किया, चू यू ने राहत की सांस ली। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह मामला खतरनाक है, आपके बिना शायद मैं नहीं कर सकता। ये शीजॉन का व्यक्तिगत मामला है और मदद के लिए एक स्वार्थी अनुरोध है, इसलिए मैंने उस शब्द का उपयोग किया है। उद्धरण चिन्ह। जीशी एक पल के लिए चुप था और तब वह हंसा। चू यू एक पल के लिए कुल नुकसान में था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके येलोब को हल्के ढंग से डुबो दिया गया था और उसने अपने शरीर पर एक बिजली की झुंझुनी महसूस की। उसकी बाहें चिकोटी काटी और वह अभी भी ये पता नहीं लगा सकती थी कि नायक गुस्से में था या नहीं जब उसकी गर्दन हल्के से काट लिया गया था। चू यू ने अपनी गर्दन को ढक दिया और स्कॉल किया, जीशी। जीशी ने खुशी से कहा, शीजॉन, क्या बात है? चू यू लगभग चुप गया। आपके रवैये के साथ क्या है? जीशी की आवाज का स्वर उसकी विशाल मुस्कुराहट को छुपा नहीं सकता है। शीजॉन ने हमेशा मुझे खुश करने के लिए अपनी खुद की योजनाओं को पूरा करना पसंद किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी शिदी से किसी भी चीज के लिए नहीं पूछा। तथ्य यह है कि शीजॉन अब कुछ का अनुरोध करना चाहता है जिसने शिदी को बहुत खुश कर दिया है। जो कुछ भी है, शिदी इसे तब तक करेंगे जब तक ये शिक्सियन को खुश करेगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि चू यू ने जीशी की नर्म आवाज सुना, उसका दिल स्नेह से भर गया था। तब उसने एक आवाज में एक पंख के रूप में प्रकाश के रूप में बात की थी, जैसा कि उसने कहा था, भले ही शीजॉन मुझसे रहस्य रख रहा हो और मुझसे पहले झूठ बोला हो, शिक्सियन पहले से ही हमेशा और हमेशा के लिए मेरा है और हम कभी भी भाग नहीं लेंगे। चू यू, जियांग, इस तरह की बात, यह ऐसा था जैसे वह एक सेब था कि एक बालवाड़ी बच्चा उत्सुकता से अपने स्वयं के रूप में चिन्हित करने के लिए एक काट लेगा। क्या तमाशा चल रहा है? जैसा कि यह इस कारण से पता चलता है कि वह जिंगहुआ संप्रदाय के छिपे हुए दायरे में ऐसा करने के लिए इतना उत्सुक था क्योंकि जीशी को डर था कि चू यू फिर से भाग जाएगा। तो जीशी बिट एप्पल उस पर एक निशान बनाने के लिए। एक पल के लिए चू यू एक नुकसान में था। उन्होंने अपने उलझे हुए विचारों को इकट्ठा किया और उनका आयोजन किया और एक सीधे चेहरे को रखते हुए एक कहानी तैयार करना शुरू कर दिया। वास्तव में मेरे 10 वर्षों के दौरान मकबरे खंडहर। अपनी कमर के चारों ओर लपेटे हुए जीशी की बाहों को अचानक कसने पर ध्यान देते हुए चू यू ने महसूस किया कि वह जीशी की दर्दनाक यादों में पोक कर रहा था और उसके स्पष्टीकरण को तेज करने के लिए जल्दबाजी कर रहा था। मुझे एक जेड स्क्रॉल मिला जिसमें एक निश्चित स्थान के बारे में रिकॉर्ड था जहां एक व्यक्ति को फिर से जीवित करना संभव है। जो आत्मा है वह बह गया था और बिखरा हुआ था। मुझे नहीं पता कि यह बिल्कुल कहाँ है, फिर भी यह खतरनाक होगा। उद्धरण चिन्ह। ओह, चू यू को पता नहीं है कि उस स्थान पर जाने के लिए जीशी के लिए एक अच्छा कारण कैसे बनाया जाए। चू यू अटक गया था और चुप हो गया क्योंकि उसने नोकदार जेड स्क्रॉल के बारे में कड़वाहट से सोचा था। ये कहाँ लिखा जाएगा ताकि जीशी को उसके साथ जाना पड़े। फिर भी जीशी की आंखें उज्ज्वल थीं और उन्होंने चू यू को अपने झूठ में मदद करने के लिए पहल की। शिक्सियन ने मेरे बारे में सोचा था। शिक्सियन को लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ, चू यू मुस्कुराते रहे और गुप्त रूप से ठंडे पसीने को पोंछते हुए एक चुपचाप अपने दिल में फिर से सिस्टम को कोसते हुए। सिस्टम ने जिस जानकारी का उल्लेख किया था वह बिना विस्तार के उसे बहुत स्पष्ट था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि कैसे जीशी को नायक के अनन्य पुनरुत्थान कौशल को सक्रिय करने में मदद करें। जीशी ने चू यू को करीब से गले लगाया और मुस्कुराया। क्या शिक्सियन सिर्फ शर्मीली है? चू यू, हाँ, मैं शर्मीली हूँ। जीशी की आंखें चमकती हैं। मैंने शीजॉन के अनुरोध को अनुदान देने का वादा किया था। क्या शीजॉन खुश है? क्या कोई इनाम है? उद्धरण चिन्ह। चू यू ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। आपका इनाम एक हग है। ठीक है, आप पहले से ही इसे प्राप्त कर चुके हैं। जाओ, मेरा बड़ा भाई जल्द ही आ जाएगा। जैसे ही चू शेंग का उल्लेख किया गया, जीशी बहुत दुखी हो गया।
हालांकि वह चू यू का भाई था, लेकिन वह एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी की तरह लग रहा था। चू यू ने पीछे मुड़कर जीशी के थोड़े से नाखुश चेहरे को देखा। वह निश्चित था कि पहली बार में क्या करना है, लेकिन फिर उसने अपनी नैतिक अखंडता के लिए क्या बने रहे और अवसर का शोषण करने का फैसला किया। वह करीब से चला गया और होठों पर जीशी को पैक किया। ठीक है, अब वापस जाओ, बाद में आप आकर मुझे हर दिन देख सकते हैं, लेकिन अपनी गश्त नहीं कर सकते। आओ और मुझे रात में देखो। उद्धरण चिन्ह। जब चू यू ने उसे छेड़ा तो जीशी इसे सहन करने में असमर्थ था। भारी सांस लेते हुए उसने चू यू की ठुड्डी को अपने हाथ में ले लिया और उसे गहराई से चूमा। जीशी का हाथ चू यू की पीठ पर भटक गया, इसे धीरे से सहलाया और सहलाया। चू यू का दिमाग और दिल तब तक धुंधला हो गया जब वह लंबे समय तक सहलाया गया था। वह थोड़ा चक्कर महसूस कर रहा था और यह सोच रहा था कि वह उस समय देने जा रहा है या नहीं, जब उसने अचानक किसी के परिचित नक्शे कदम को सुना जिसे वह जानता था। अरे नहीं, चू शेंग यहाँ था। क्या वे फिर से फ्लेग्रांटी डेलिक्टो में पकड़े गए थे? विचार चू यू के मस्तिष्क के माध्यम से चमक गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जीशी को दूर धकेल दिया। चू यू ने तब तेजी से कंबल को नीचे खींच लिया। कंबल के नीचे जीशी ने झुके गए। उसने फिर बिस्तर पर्दे को बंद कर दिया। बिस्तर पर सपाट झूठ बोलना। चू यू का दिल थका हुआ था। चू शेंग की कोमल आवाज के बाद दरवाजे पर एक नर्म दस्तक थी। छोटा भाई, तुम क्या कर रहे हो? चू यू ने खांसी। मैं सो रहा था। बड़ा भाई, आप चाहते हैं कि मैं बात करने के लिए दालान में आऊं? चू शेंग हर दिन चू यू के साथ बात करने के लिए आया था। इससे पहले कि वह शहर के लिए रवाना हो, उसने हमेशा कहा, बाहरी दुनिया बहुत भयानक है और बाहर के लोग बहुत खतरनाक हैं। मेरा छोटा भाई इतना शुद्ध और निर्दोष और प्यारा है कि वह अपहरण कर लेगा और निश्चित रूप से बेचा जाएगा। बाहर मत जाओ। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो अंदर रहें और बड़े भाई की प्रतीक्षा करें कि आप अपनी रक्षा के लिए अपने साथ जाएं। उद्धरण चिन्ह। चू यू को देखते हुए जो बिस्तर में पड़ा था, चू शेंग थोड़ा संदिग्ध हो गया। छोटा भाई आज बहुत जल्दी सोने जा रहा है। ये केवल जोश था। चू यू सावधानी से बैठ गया, अपने शरीर के चारों ओर लिपटे रजाई पर अपने आलिंगन का उपयोग करके ये सुनिश्चित करने के लिए कि जीशी अभी भी छिपा हुआ था। वह एक ईमानदार और सत्य व्यक्ति की तरह मुस्कुराया। मैं बस थोड़ी नींद थी। लंबे समय तक चू शेंग चू यू मुस्कुराते हुए नहीं देख पाए थे, इसलिए उनकी मुस्कान ने अब चू शेंग को बहुत खुश कर दिया। उसे लगा जैसे उसकी सारी परेशानियां कुछ भी नहीं थी। जब तक उसका छोटा भाई मुस्कुरा रहा है, तब तक यह उसके दिल में बसंत की तरह है। वह जल्दी से बिस्तर पर चला गया, बेवजह उत्साहित। छोटा भाई। हालांकि एक ठहराव के बाद चू शेंग की टकटकी थोड़ी अजीब हो गई। क्या बात? चू यू चुपचाप वापस छाया में सिकुड़ गया। लंबे समय तक इस तरह से गहराई से चूमा जाने के बाद और उसकी गर्दन काटने के बाद उसे नहीं पता था कि क्या पीछे छोड़े गए निशान मच्छर के काटने के रूप में पारित किए जा सकते हैं। चू शेंग ने अपनी आंखों पर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ एक पल के लिए चू यू पर गजब कर दी। अपने दांतों को पीसते हुए उन्होंने कहा, छोटे भाई, क्या तियान युआन संप्रदाय से वह बव्वा आया था? बिग ब्रदर, आपकी आंखें एक बात याद नहीं करती हैं। चू यू ने चुपचाप सिर हिलाया। चू शेंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। वह भयानक लड़का, दो एक नजर, और मैं बता सकता हूं कि उसके विचार अनैतिक हैं। वह मेरे छोटे भाई के प्रति बुरे इरादों को परेशान करता है। क्या वह आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। ब्रोकोन की नजर में सभी के पास अनैतिक विचार थे। चू यू एक पल के लिए चुप था। उसे नायक की छवि को बचाना था। बिग ब्रदर, मेरी शिदी एक अच्छा इंसान है। अपनी उपस्थिति के दौरान नायक की चापलूसी करने के साथ चू यू ने महसूस किया कि उस पर दबाव बहुत बड़ा था। वह नहीं जानता था कि उसे क्या कहना चाहिए। चू यू अभी भी सही प्रशंसा का पता लगाने की कोशिश कर रहा था जब बिस्तर के नीचे अचानक आंदोलन हुआ। जीशी ने अपनी बैट को खोल दिया और अपने कपड़े खोल दिए। जीशी ने तब नाभि पर चू यू को चूमा। गर्म और नम स्पर्श की सनसनी को अनदेखा करना मुश्किल था। चू यू ने एक गहरी सांस ली और स्कॉल किया। कभी कभार एक छोटी सी दुष्ट की तरह अभिनय करने के अलावा वह वास्तव में एक विश्वसनीय व्यक्ति है। उसकी आवाज रुक गई क्योंकि जीशी का हाथ चू यू के शरीर की ओर भटक गया और फिर वह पकड़ लिया। तारानकन 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 तारानकन। नायक, ऐसा मत करो। लगभग किनारे पर धकेल दिया। चू यू ने खुद को रोक दिया। अपने दांतों को पीसते हुए उन्होंने कहा, बड़ा भाई उसके खिलाफ बहुत पूर्वाग्रह है। चू शेंग ने भड़काया, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? छोटा भाई, तुम्हारा माथा पसीने से तर हो गया है। क्या आपको अपनी खेती में कुछ समस्या है? चू यू ने अपना सिर जल्दी से हिलाया। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। चू शेंग ने खुद को म्यूट कर दिया और चू यू की कलाई को थोड़ी देर के लिए अपनी नब्ज की जांच की, पुष्टि करते हुए कि उसके शरीर में कुछ भी गलत नहीं था। उसने सिर हिलाया और कहा, छोटे भाई, वह भयानक लड़का आपकी ओर, वह ... उद्धरण चिन्ह। वह मुझे पसंद करता है। चू यू ने ईमानदारी से और स्पष्ट रूप से बात की। चू शेंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति बदल गई। जैसा कि मैंने सोचा था। छोटा भाई, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? चू यू एक पल के लिए चुप था। क्या उसे ब्रोकोन को बताना चाहिए कि उसका आराध्य छोटा भाई पहले से ही किसी को अपना दिल खो चुका था? क्या ब्रोकोन पागल हो जाएगा? लेकिन इस तरह के चक्कर को जल्द या बाद में बाहर आना पड़ता है। चू यू ने धीरे से कहा, बड़े भाई, मैं उसी तरह महसूस करता हूँ।
चू शेंग ने एक बेहोश शोर किया और अपने हाथों को कमजोर रूप से लहराया क्योंकि उसकी आंखें आंसू से भर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला था। एक लंबे समय के बाद उन्होंने दुखी होकर कहा, छोटा भाई बड़ा हो गया है, अब मैं अकेला रहने वाला हूँ। बिग ब्रदर, ऐसा मत हो। चू यू चू शेंग को आराम देना चाहता था, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसकी चीज एक बीमार इरादे वाली पकड़ में आयोजित की गई थी। तुरंत चूयू ने खुद को नियंत्रित करने के लिए कुछ ठंडी हवा में चूसा ताकि वह प्रतिक्रिया न करे। चूयू ने कांपती हुई आवाज में कहा, बिग ब्रदर, शाम को बाद में मेरे घर वापस आओ, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। चू शेंग थोड़ी देर के लिए चकित हो गया, तब उसने सिर हिलाया। अपने छोटे भाई को बयाना और अच्छी तरह से सलाह देने के अपने सामान्य दैनिक अनुष्ठान के बारे में सोचते हुए ब्रोको ने अपने दिमाग से स्वीकारोक्ति को अलग कर दिया। उन्होंने चू यू को अपने चेहरे पर एक अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कि वह अपने परिवार की छोटी बेटी को देख रहा था जो सभी बड़े हो गए थे। चू शेंग बिस्तर से उठ गया और कमरे से बाहर निकले जैसे कि कोई सो रहा हो। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर पुष्टि की कि चू शेंग वास्तव में छोड़ दिया गया था। चू यू ने तुरंत अपने दांतों को कुतरते हुए अपना बिस्तर उठा लिया। जीशी। इतने लंबे समय तक कंबल के नीचे छिपने के बाद जीशी के बाल एक गड़बड़ थे। उसका चेहरा गुलाबी था और वह मुस्कुरा रहा था। शिक्सिन, मैं बहुत खुश हूँ। ये बुरा बच्चा। वह खुश था क्योंकि उसने चू यू को बहुत छेड़ा था। चू यू ने बेड पर वापस लेट लिया। नाराज होकर उसने जीशी ने उसे ठंडा कंधा दिया और कहा, ये पर्याप्त है। यदि आप खुश हैं तो जाओ। जीशी को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था और उसे गर्दन को चूमते हुए उसे पीड़ा। शी जॉन्ग, क्या आप मुझे चू परिवार के सामने स्वीकार करेंगे? 3 चू यू ने संघर्ष को छोड़ दिया और बैश से सिर हिलाया। उन्होंने ऐसा किया है और उन्होंने अपनी भावनाओं को एक दूसरे के लिए व्यक्त किया है और पुष्टि की है। रुको, ऐसा लगता है कि यह आदेश सही नहीं है। जीशी, शी जॉन्ग, क्या आप खुश हैं? चू यू ने देखा कि वह उत्साहित था। वह चुपचाप जीशी को एक पल के लिए घूरता रहा, फिर एकम स्वर में आहें भर दिया, मैं खुश हूँ। जीशी की आंखें चमक रही थी। चलो इसे करते हैं। चू यू, स्क्रैम। अध्याय 40। वह मेरा बेटा है। जीशी के गंदे व्यवहार के कारण चू यू ने महसूस किया कि उसके लिए एक शिक्सियन की गरिमा स्थापित करना अभी भी आवश्यक था और इसलिए उसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ उसने उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। उन्होंने उस छोटी सी समस्या का ध्यान रखा था, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या शेष थी। चू यू ने सोचा कि वह कैसे झूठ को बनाए रख सकता है। जीशी को बेवकूफ बनाना आसान था और वह झूठ में छेद को पैच करने में भी मदद कर रहा था। ब्रोकोन को भी बेवकूफ बनाना आसान था, लेकिन झूठ को रखना आसान नहीं होगा। ये पूरी तरह से कल्पना करना बहुत आसान था कि चू शेंग की मन की स्थिति कितनी उत्तेजित हो जाएगी एक बार जब उन्होंने सुना कि उनके पिता को फिर से जीवित किया जा सकता है। वह तुरंत अपने आदमियों को किसी भी सुराग के लिए उच्च और निम्न खोज के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर देता है। वह बिल्कुल नायक पर भरोसा करने में असमर्थ होगा। हालांकि यह एक योजना के बारे में बहुत बुरा नहीं लगता है कि वह चू शेंग को यह नहीं बताए कि यह क्षमता केवल नायक से संबंधित है, और ऐसा लगता है जैसे कि वह खुद विचार था। चू यू ने तब खुशी से ध्यान किया और चू शेंग के वापस आने का इंतजार किया। रात धीरे धीरे गहरी हो गई। तारे आकाश में छिटपुट रूप से फैल गए। ये पहले से ही देर से शरद ऋतु थी और पेड़ के पत्ते दूर हो गए थे। लंबे समय से पहले बर्फ किंतु में गिरती थी। चू यू बिना किसी कारण के कांप गया और आकाश के रंग में निष्क्रिय रूप से देखने के लिए अपनी आंखें खोली। कई घंटे बीत चुके थे और यह रात में पहले से ही 11 था। चू शेंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया? चू शेंग हमेशा से समय की पाबंद रहा था और डॉट पर 9 पर लौटा था, एक पल पहले या बाद में नहीं। पहुंचने के बाद पहली चीज जो वह करती है वह होगी और उसके साथ एक लंबी हार्दिक बात होगी, जबकि वे घुटने के लिए बैठे थे। यह आमतौर पर आधी रात हो जाएगा, इससे पहले कि वह छोड़ने के लिए तैयार होगा। यह नहीं हो सकता है कि वह अब उसके साथ दिल से दिल चेक करने के लिए तैयार नहीं था कि उसे पता चला कि उसका छोटा भाई मुड़ा हुआ था, है ना? एक पल के लिए संकोच करते हुए एक असहज विचार अचानक चू यू के दिमाग में बह गया। वह अचानक खड़ा हो गया, दरवाजा खोलकर छोड़ दिया। पूरे चू परिवार के शिविर के चारों ओर घूमने के बाद उन्होंने पाया कि जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, चू शेंग अभी तक वापस नहीं आए थे। चू यू ने विचार किया, क्या ऐसा हो सकता है कि उन पुराने फोर्ट्स ने आधिकारिक व्यवसाय पर चर्चा करते हुए अपनी भावनाओं को फिर से लेने दिया और इसलिए देरी का कारण बना, ताकि वे अभी भी राक्षसी और धर्मी खेती करने वालों के बीच महान युद्ध के लिए एक प्रतिवाद पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि यह एक संभावना थी। चू यू अभी भी जन शेंग को हथियाने और शिविर छोड़ने से पहले कुछ अधीनस्थों को कुछ निर्देश देने में मदद नहीं कर सकता था। रात में अमर गठबंधन के काश्तकारों के अलावा जो छोटे समूहों में मैदान में गश्त कर रहे थे, बाकी काश्तकार सभी अपने क्षेत्रों में रहे। वे सभी ध्यान कर रहे थे और खेती कर रहे थे ताकि वे कल या आज रात को कुछ और राक्षसी काश्तकारियों को मारने का प्रयास कर सके। अंधेरे में जियोजिया शिविर के चारों ओर भटकने के बाद वह विशेष रूप से विशिष्ट कुछ भी नहीं पा रहा था। चू यू ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर दिशा बदल दी, जो कि शहर के केंद्र में स्थित किंतु के मुख्य चर्चा हॉल की ओर बढ़ रहा है। दूर की सड़कों को काले रंग का एक क्षेत्र था जहां कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था।
यह ऐसा था जैसे कि एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा या दुष्ट ईश्वर कहीं छिपा हुआ था, चुपचाप किसी युवा व्यक्ति को अपने दरवाजे तक पहुंचाने के लिए इंतजार में लेट गया। चुयू धीरे धीरे उनकी ओर चला गया, उसके दिल में बेचैनी मजबूत और मजबूत हो रही थी। उनके हाथ अवचेतन रूप से ज़नशेंग के झुकाव को पकड़ते हैं। उन्होंने अपने होठों को शुद्ध किया और एक सतर्क रवैया अपनाया। पश्चिम से हवा के झोंके को छोड़कर सभी परिवेश शांत थे, जिसने शोर मचाने की तरह आवाज उठाई थी। चुयू ने महसूस किया कि उनके बाल उनकी छोर पर खड़े हैं और अनजाने में ज़नशेंग को 3 इंच से बाहर कर दिया है। जब वह अचानक हल्के से उसके कंधे को थपथपाता था तो उसने छाया से डूबा हुआ क्षेत्र में प्रवेश किया था। सुन्नता की एक भावना उसके पैरों के तलवों से उसके सिर के ऊपर तक रेंगती है, क्योंकि चुयू ने डर में कूदने से बचने से परहेज किया। एक बार जब वह अपने क्षणिक भय पर पहुंच गया तो उसने अलार्म का रोना निगल लिया जो उसने लगभग दिया था। उसने अपना हाथ फ्लिप किया और चारों ओर मुड़ने से पहले उस व्यक्ति की गर्दन के खिलाफ दबाने के लिए अपनी तलवार निकाली। उसके पीछे के व्यक्ति के पास फ्रॉस्ट और स्नो, उसकी आंखें अभी भी एक चेहरा था। वह एक पहाड़ की तरह शांत था जितना उसने चुपचाप उसकी ओर देखा। चुयू ने एक सूखी खांसी दी और अपनी तलवार वापस ले ली। शिजुन, तुम यहाँ क्यों हो? उसके पीछे खड़े होने के बाद भी वह अभी भी शोर कर रहा था। ये भाग्यशाली था कि उनके मानसिक भाग्य को धीरे धीरे मजबूत करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि वह पुस्तक में स्थानांतरित हो गया था। अन्यथा इस तरह के डर से निश्चित रूप से उसके पैर नर्म हो जाते हैं। लू किंगन ने स्पष्ट रूप से कहा, थोड़ा तीन अभी तक वापस नहीं आए हैं। तीसरी शिदी गायब थी। चुयू ने अवचेतन रूप से कहा, क्या तीसरी शिदी ने दूसरी शिदी के साथ गश्त नहीं की? लू किंगन की मुंह टकटकी और अपनी यादों के तहत बाकी की मृत्यु से पहले वह केवल वही कहना चाहता था जो वह कहना चाहता था। जीशी ने उस पर झांकने के लिए वापस आ गया था, तीसरी शिदी को खुद से छोड़ दिया। इसके अलावा लू किंगन की उपस्थिति के आधार पर उन्होंने ये भी महसूस किया था कि जीशी उसकी तलाश में आया था। एक 80% मौका था कि जीशी पहले ही तीसरी शिदी की तलाश में बाहर जा चुका था। हालांकि अधिकांश वर्ष के लिए तीसरी शिदी एक ऐसी स्थिति में थी जहां उसका आईक्यू ऑफलाइन था, फिर भी उसे तेज और चालाक माना जा सकता था। इसके अलावा लू किंगन ने अपने व्यक्ति पर एक जादुई वस्तु छोड़ दी थी, इसलिए यदि वास्तव में कोई दुर्घटना हुई थी तो लू किंगन की संभावना इतनी आराम से उनसे बात नहीं कर रही होगी। तब सवाल ये था कि क्या बिल्ली लू किंगन अभी भी इस आसपास के क्षेत्र में चारों ओर घूम रही थी? जैसे कि उन्होंने चुयू के विचारों को सुना था, लू किंगन ने कहा, मैंने सुना है कि एक राक्षसी कल्टीवेटर ने आज रात की चर्चा की बैठक में घुसपैठ की थी और मुख्य हॉल से भागने से पहले 2 लोगों को घायल कर दिया था। घायलों में से एक सॉन्ग शिक्सियन था। तो अब आपको उस राक्षसी कल्टीवेटर का पीछा और मारना होगा। चुयू ने अपना सिर हिलाया और बस कुछ और कहने वाला था जब एक विचार उसके दिमाग में चमक गया, जिससे वह कपकपी हो गया। 2 लोगों को घायल कर दिया। संप्रदाय के मास्टर मार्शल चाचा के अलावा वहां और कौन चोट लगी थी? लू किंगन ने चुपचाप थोड़ी देर के लिए उसे देखा और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, चू शेंग। एफ तारांकन। उन्होंने ब्रोकोन को घायल करने की हिम्मत की थी। जैसा कि अपेक्षित था, उनकी पिछली बेचैनी अनुचित नहीं थी। चुयू ने एक गहरी सांस ली। मेरा बड़ा भाई कहाँ है? क्या चोट है? गंभीर। चू परिवार को वापस कोई खबर क्यों नहीं भेजी गई? उद्धरण चिन्ह। ये संभावना नहीं थी कि यह इतना बुरा हो गया था कि कोई भी खबर वापस नहीं भेजी जा सकती थी जब तक कि चुयू ने उस विचार को जारी रखने की हिम्मत नहीं की। अचानक उसके दिमाग के साथ लू किंगन ने अपने सिर को थपथपाया और एक भारी स्वर में कहा, चुशेंग गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, हालांकि उसके लिए अस्थायी रूप से अनुपयुक्त है। चुयू एक पल के लिए खाली हो गया और फिर अवाक हो गया। एक ब्रोकोन अभी भी एक ब्रोकोन था। वह सभी पहलुओं में अपने छोटे भाई की रक्षा करना चाहता था, यहाँ तक कि इस तथ्य को छिपाना चाहता था कि वह उसके द्वारा घायल हो गया था। मुख्य हॉल के अंदर 2 लोगों को घायल करने और फिर बचने में सक्षम होने के लिए राक्षसी कल्टीवेटर कम से कम नवजात आत्मा के मंच पर होना चाहिए था। चूंकि उनके पास नायक का प्रभामंडल नहीं था, इसलिए चुयू ने कार्रवाई में शामिल होने और उन्हें अपना सिर देने के खिलाफ फैसला किया। उन्होंने चतुराई से कहा, तब शिजुन को उन्हें ट्रैक करना जारी रखना चाहिए। शिष्य पहले मुख्य हॉल में जाएंगे। लू किंगन की आंखों में प्रकाश मंद था क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया था, लेकिन उसने छोड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वह चुयू के लिए अभी तक छोड़ने के लिए उपयुक्त नहीं था। वह चुपचाप लू किंगन के लकवाग्रस्त चेहरे को देखता था और इस बात पर विचार करता था कि वह शिजुन को इस बीमारी को ठीक करने में कैसे मदद कर सकता है। कुछ समय बाद ही लू किंगन ने धीरे से पूछा, वह उन वर्षों के दौरान क्या उन्होंने किसी का उल्लेख किया था? कौन? चुयू रिएक्शन का समय बेहद धीमा था और काफी समय बीत चुका था, इससे पहले कि वह अचानक यह महसूस करे कि सवाल का क्या मतलब है, और अंत में जवाब दिया, सीनियर शेन नियान हर दिन एक सबसे अच्छे दोस्त के बारे में व्यावहारिक रूप से बोलेंगे जो उन्होंने तियान युआन संप्रदाय में किया था। उन्होंने कहा कि ये दोस्त उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उद्धरण चिन्ह। मूल रूप से चुयू ने भोलेपन से माना था कि एक शेन नियान के बारे में बात कर रहा था कि वह पियरलेस अनुग्रह और लालित्य की महिला थी। अब वह जानता था कि उनके पास वास्तव में पियरलेस अनुग्रह और लालित्य था, ये सिर्फ इतना था कि वे दुर्भाग्य से एक महिला नहीं थी। इसके अलावा अब जब वह जानता था कि दूसरा व्यक्ति कौन था, तो वह बोलने के साथ साथ थोड़ा दोषी महसूस करने में मदद नहीं कर सकता था।
उन्होंने लू किंगन के चेहरे पर एक झलक दी। लू किंगन हमेशा की तरह शांत और शांत था। उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ी सी भी पर्ची नहीं थी क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया था। चलो चलते हैं। वह फिर तुरंत घूम गया और चला गया। चू यू लू किंगन के आंतरिक चरित्र के बारे में पहले से ही पता था। उसकी बहू मदद नहीं कर सकती है, लेकिन उसके पहले से ही जटिल मूड के रूप में चिकोटी और भी अधिक जटिल हो गई। शिजुन, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। एक बार जब उन्होंने लू किंगन को सही दिशा में भेज दिया तो वह अपने दिल से चिंताओं को हिला देने में सक्षम था। चू यू ने फिर अपना सिर हिला दिया और अपनी तलवार पर उड़ान भरना बंद कर दिया। ये राक्षसी कल्टीवेटर निश्चित रूप से आज रात से बचने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उनके बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किंतु का केंद्रीय मेन हॉल जियाओजिया शिविर से दूर नहीं था। चू यू अब अपने पिछले इत्मीनान से और लापरवाह मूड नहीं था और अपनी तलवार पर मुख्य हॉल में तेजी से उड़ान भरी। मुख्य हॉल के ऊपरी क्षेत्रों में तलवारों का उपयोग करके उड़ान भरने के लिए मना किया गया था और चढ़ाई के लिए सीढ़ियों की एक बहुत लंबी उड़ान भी थी। चू यू ने जन शेंग को दूर कर दिया और उस व्यक्ति को कोसते हुए भाग गया जो इस घटिया नियम के साथ आया था। सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद उनका दृष्टिकोण अचानक एक विस्तृत समाशोधन के लिए खुल गया। मुख्य हॉल के सामने एक बड़ा प्लाजा था और इस समय खेती करने वाले छिटपुट रूप से फैलते थे और कम आवाजों में बात करते थे। एक त्वरित नजर के साथ चू यू ने चू शेंग को एक पत्थर की रेलिंग के सामने दूर नहीं खड़ा किया। मुख्य हॉल के अंदर का प्रकाश गर्म और सामंजस्यपूर्ण था और फिर भी जब यह बाहर चमक गया तो यह अपने शरीर तक पहुंचने में सक्षम होने की एक अच्छी दूरी कम हो गया। वह केवल ठंड और धूमिल बर्फ की तरह चांदनी उस पर चमक रहा था। अपने बकाइन साटन बागे पर वह बेहोश हो सकता है, एक अंधेरे रक्तपात कर सकता है। चू यू अचानक चू शेंग से संपर्क करने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। चू शेंग बहुत अकेला था, इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वास्तव में उसके और चू शेंग के बीच किसी भी तरह का संबंध नहीं था। उसने अपने छोटे भाई के शरीर पर कब्जा कर लिया था। वह दुश्मन भी माना जा सकता है जिसने उसके भाई को मार डाला। चू यू एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर वह धीरे धीरे चला गया। उन्होंने जानबूझकर अपने नक्शे कदम की आवाज को सुना, लेकिन चू शेंग चुपचाप नीचे देखना जारी रखते थे, जैसे कि उनका मन सबसे ऊंची यात्रा पर एक लंबी यात्रा पर दूर हो गया था। चू यू ने धीरे से फोन किया, बिग ब्रदर। इससे पहले कि वह तेजी से घूम गया, चू शेंग का शरीर हिल गया। जब उसने चू यू को देखा तो वह मूर्ख था। छोटा भाई, तुम यहाँ क्यों आए? अगर मैं नहीं आया तो क्या बड़े भाई ने मुझे बताया कि आपको चोट लगी है? चू यू ने उसे फटकार से देखा, ये देखते हुए कि उसका रंग बहुत बुरा नहीं था। उसकी टकटकी उसके कंधे पर स्थानांतरित हो गई। उस गहरे खून को देखते हुए उसका दिल कुछ भारी लगा। बड़े भाई, हम भाई हैं। यदि केवल एक पक्ष ने अपने समय और ऊर्जा का निवेश किया है तो इसे पारिवारिक प्रेम के रूप में नहीं गिना जा सकता है। चू शेंग मुंह कुछ कहने के लिए खुल गया। उसकी टकटकी उज्ज्वल हो गई, लेकिन फिर यह फिर से डूब गया। आजकल भी छोटा भाई जल्द ही मुझे छोड़ने जा रहा है। मुझे पहले इसकी आदत डालनी होगी। ... बोलने के इस उदासी के तरीके के साथ जैसे कि आपकी बेटी के बारे में दूर जाने और शादी करने के बारे में है। चू यू की भौहें बढ़ गईं। हालांकि तकनीकी रूप से वह शू था, एक को हाँ में दबाया जा रहा था, लेकिन उसने कभी भी चू शेंग को यह नहीं बताया था। चू शेंग ने अब यह निष्कर्ष निकाला कि वह वही था जिसे छोड़ना था। कोई प्रतीक्षा नहीं। यह उस तरह के सवाल में अपने विचारों को उलझाने के लिए सही समय नहीं था। चू यू को यह नहीं पता था कि क्या हंसना है या रोना है। बिग ब्रदर, भले ही भविष्य में मेरी शिदी और मैं कर रहे थे दाव साथी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी मेपल लीफ वैली में गिरने के लिए वापस नहीं आऊंगा। हम अभी भी भाई हैं। आपके बारे में चिंता करने के लिए क्या है? चू शेंग ने अपना चेहरा दूर कर दिया। फॉलिंग मेपल लीफ वैली बहुत बड़ी है। अतीत में जब छोटा भाई आसपास नहीं था तब भी मैं पिता और माँ के साथ बात कर सकता था। अब केवल मुझे छोड़ दिया जाएगा। चू यू ने इस मामले से जूझते हुए गेंद तोड़ने वाले दर्द को महसूस किया। ये तब तक नहीं था जब तक कि उन्होंने सावधानीपूर्वक नजर नहीं डाली कि उन्होंने चू शेंग की आंखों में बेहोश छिपे हुए आंसू खोजे। उसने अपने दांतों को जकड़ लिया और एक बाधा को फैलाने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल किया। उन्होंने चुन के कंधों पर दोनों हाथों को नीचे दबाया। बिग ब्रदर, मेरी बात सुनो। उन्होंने उसी बहाने की नकल की जो उन्होंने पहले एक्सीशी को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया था। आप ये भी जानते हैं कि मकबरे के खंडहरों में अनगिनत दुर्लभ खजाने हैं। 10 वर्षों के दौरान मैं मकबरे के खंडहर के अंदर रुका था। मैंने एक बार एक क्षतिग्रस्त सेट स्क्रॉल उठाया था। इसमें एक निश्चित स्थान के रिकॉर्ड थे कि जब तक आप उस स्थान पर जाते हैं तब तक आप उन खेती करने वालों की आत्माओं को बुला सकते हैं जो बिखरे हुए थे और उनके लिए अपनी छवि में एक शरीर को फिर से संगठित कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह। चू शेंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और मुंहतोड़ हुए। छोटे भाई, मुझे आराम करने के लिए इस तरह के झूठ को गढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े भाई, चू यू ने एक गहरी सांस ली। किस कारण से मैं आपको कभी धोखा दूंगा? वास्तव में ऐसी जगह है, ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है या वहाँ कैसे पहुँचा जाए, तो मैं इसे कभी नहीं लाया। बिग ब्रदर, आपको खुद को एक साथ खींचना होगा। हम उस जगह को पा सकते हैं और पिता को वापस ला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। चू शेंग की आंखें पहले से ही थोड़ी लाल थीं। सच में चू यू खुश नहीं थे। बिग ब्रदर, क्या आपको अपने छोटे भाई पर कोई विश्वास नहीं है? चू शेंग ने चू यू को गले लगाया।
क्योंकि उसके कंधे थोड़ा हिल गए। चू यू ने असहाय रूप से अपने कंधे को थपथपाया। ये तब तक नहीं था जब तक कि कार्रवाई करने के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने नीचे देखा और अपना खूनी हाथ देखा। उसका चेहरा तुरंत मुड़ गया। उसे केवल ये याद था कि उसे चू शेंग को जल्दी से खुश करना था और अप्रत्याशित रूप से भूल गया था कि वह घायल हो गया था। चू यू ने अपने हाथ पर खून को घूरते हुए बाधा को खारिज कर दिया। उसने चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लिया और चू शेंग को धक्का दे दिया। बड़े भाई, आपके कंधे पर चोट? क्या ये बहुत गंभीर है? चू शेंग समग्र आराम और हंसमुख लग रहा था। बहुत सारी घातक और उदास हवा जो उसके चारों ओर स्थिर हो रही थी, पहले से ही तितर बितर हो गई थी। उन्होंने आसानी से अपना हाथ घुमाया और एक मुस्कान के साथ कहा, ये कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये केवल तब कहा था जब उनके बगल से एक कोमल आवाज आई थी। ये राक्षसी कल्टीवेटर डेमोनिक पाथ की स्नैक वैली से एक जहर उपयोग करने वाला विशेषज्ञ था। आपका हाथ अपंग नहीं था, पहले से ही एक अच्छी बात माना जा सकता है। बहुत कम से कम आप 1 महीने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे और यह अभी भी कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये व्यक्ति कौन था? इस तरह के ब्रोकोन के आराम के शब्दों को बेरहमी से उजागर करने के लिए चू यू ने अपना सिर घुमाया और एक विभाजन के लिए उसके सामने कुछ चलाया। यह अज्ञात था जब ब्लैक कपड़े का आदमी उनके पास खड़ा था। वह साफ और उज्ज्वल और जैद के रूप में कोमल लग रहा था। उसके भौंक और आंखों के छोरों ने एक उतले मुस्कुराते हुए इरादे को आगे बढ़ाया। वह बेहद सुंदर नहीं था और वह झीशी, लुकिंगन या चू शेंग की कक्षा के लोगों के साथ तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि उन्होंने लोगों को सहज महसूस कराया, जैसे कि वसंत हवा ने उन्हें अतीत में ब्रश किया था और आप उनके अनुकूल प्रभाव डालने में मदद नहीं कर सकते थे। चू यू नीचे देखा। ओह, बुरा नहीं। वह इस तरह से अपनी बाहों में एक सफेद लोमड़ी ले जाने के लिए एक दयालु व्यक्ति होना चाहिए। चू शेंग, जो कभी भी अन्य लोगों पर कोई ध्यान नहीं देते थे, वास्तव में उसके चेहरे पर एक अंधेरा नजर था। आपका कोई भी व्यवसाय नहीं है। छोटे भाई, चलो चलते हैं, हम वापस जा रहे हैं। क्या वास्तव में मुझे उस क्षण से बचने की आवश्यकता है जब हम भगवान चू से मिलते हैं? उस आदमी ने आहें भरी और उसका चेहरा गिरा और वह निराश लग रहा था। चू यू ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और फिर चू शेंग को देखा। उसने धीरे से पूछा, वह कौन है? चू शेंग की चेहरे की अभिव्यक्ति ने आराम किया। हालांकि वह जिस नजर में था, वह उस आदमी को देखकर पहले की तरह शत्रुतापूर्ण था। उन्होंने भी धीरे से जवाब दिया, एक बेवकूफ। उस काले रंग के कपड़े वाले आदमी ने हल्के से खांसी की। भगवान चू, मैं अभी भी आपको सुन सकता हूँ। तो क्या हुआ अगर आप सुन सकते हैं? चू शेंग सिर्फ उसे देखकर पागल हो गया। फिर उन्होंने केवल चू यू को देखने के लिए अपना चेहरा दूर कर दिया और कहा, क्या छोटे भाई को अभी भी याद है कि मैंने आपको लिनलन के फू परिवार के बारे में क्या बताया था? चू यू ने चिंतन की स्थिति में प्रवेश किया। लिनलन का फू परिवार? उसने इस बारे में कब बात की? चू शेंग ने उसे याद दिलाया। नीलामी। चू यू अचानक समझ गया। तारांकन तारांकन तारांकन, ये बहुत पहले था। ब्रोकोन, कृपया बस लापरवाही से इसे ऊपर न लाएं। किसी भी मामले में उसे अब याद आया था। 10 साल पहले वह कुछ पानी के राक्षसों को भगाने के लिए झाइशी को पहाड़ से नीचे लाया था और चुन के पार भी आया था। वे पानी के राक्षसों को आकर्षित करने और उन सभी को एक बार में हराने के लिए जिंगयान घास का उपयोग करने की तैयारी कर रहे थे। जब वे तब नीलामी में पहुंचे तो चू शेंग ने सोचा कि वह अपनी खेती के साथ बहुत अधीर था और इसलिए उसने ईमानदारी से कई कहानियां बताई थीं जो एक प्रतिवाद के रूप में सेवा की थी। उनमें से एक था पड़ोसी क्षेत्र के फू परिवार। उनके पास किसी ने फू लेंगस्यू को बुलाया था, जिसने एक की हुई विचलन का अनुभव किया था और अपने परिवार को मार डाला था और फिर एक चट्टान से कूदकर खुद को मार डाला था। फू परिवार। चू यू चुपचाप उस आदमी की ओर देखा। संयोग से वह आदमी भी उसे देख रहा था। उसने उसे अपने चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान के साथ देखा। भाई चू, ये है। चू शेंग ने कहा, मेरे बेटे। चू यू। अध्याय 41 तोपचारा लॉग इन। काले रंग का कपड़े वाला आदमी पल पल चुप था क्योंकि उसने चू शेंग को एक अजीब रूप दिया था। मैंने कभी नहीं सुना कि भाई चू ने शादी कर ली थी। इसके अलावा आपके पास इतना बड़ा बेटा भी है। चू यू चुप था क्योंकि उसने अपनी सीमा से परे अपना सिर गोल कर दिया था। ... वास्तव में वह उसका बेटा माना जा सकता है। ब्रोकोन के बयाना और अच्छी तरह से अर्थ वाली गपशप और गपशप स्वयं की छवि वास्तव में एक मां की तरह लग रही थी। चू यू ने मुस्कुराने के लिए अपने अचानक आवेग को रोक दिया। वह एक ये व्यक्ति है। चू शेंग ने काले रंग के आदमी पर घृणा करने के साथ देखा। फू परिवार के महान स्वामी फू जोंगी, एक कोई नहीं। आपके लिए उसे छोटे भाई को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। चू यू अवाक था। इस व्यक्ति फू जोंगी का उल्लेख मूल उपन्यास में किया गया था। हालांकि वह नायक के छोटे भाइयों में से एक नहीं था, फिर भी वह एक चिकित्सा कल्टीवेटर के रूप में पूरे दायरे में प्रसिद्ध था। मूल उपन्यास में नायक ने एक की हुई विचलन का अनुभव किया था और महिला लीड उनमें से एक को लगभग मार दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, वह उसे बचाने में सक्षम नहीं था। बाद में उन्होंने महिला लीड उनमें से एक को भेजा जो पहले से ही फू जोंगी को मौत की कगार पर था। 1 साल के भीतर वह नायक की तरफ लौट आई थी। स्वास्थ्य की बहुत तस्वीर के रूप में वह उसके साथ फ्लर्ट करती थी और खराब तरीके से उसका ध्यान मांगती थी। यहाँ तक कि अगर वर्तमान फू जोंगी की प्रतिष्ठा अभी तक बड़ी नहीं थी
तो फू परिवार अभी भी एक बड़ा कबीला था और फू झोंगी अभी भी फू परिवार की पहली पत्नी का बेटा था। फिर भी यह अभी भी सिर्फ एक नहीं था। बिग ब्रदर, बस आप किस तरह के व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानने के लिए तैयार होंगे। 2 शब्दों को सुनकर छोटा भाई फू झोंगी की मुस्कान जम गई। चू परिवार की कुलीन भगवान की प्रतिष्ठा एक ब्रोकोन के रूप में दूर दूर तक अच्छी तरह से जाना जाता था। कौन इस बात से अवगत नहीं था कि चू शेंग ने इस छोटे भाई को हर संभव तरीके से पोषित किया और नफरत की कि वह अपने छोटे भाई को दुनिया की सभी अच्छी चीजों की पेशकश करने में असमर्थ था। जो कोई भी अपने छोटे भाई को देख रहा था उसे याद किया जाएगा। यदि आप चू शेंग के साथ बंद होना चाहते थे तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका चूयू के साथ एक अच्छा संबंध बनाना होगा। हालांकि चूयू व्यापक रूप से एक पहाड़ के ऊपर एक फूल होने के लिए जाना जाता था, अलोफ और नोबल। एक औसत व्यक्ति के लिए वे उसके साथ दोस्त बनने का भी उल्लेख नहीं करते हैं, यहाँ तक कि उसका चेहरा देखकर और उससे बात करना असंभव था। दूसरी ओर जहाँ तक फू झोंगी का संबंध था, चूयू के साथ एक अच्छे संबंध बनाने से चू शेंग के दोस्त बनने में अपना रास्ता खराब करने की तुलना में बहुत आसान होगा। फू झोंगी ने झपकी ली और फिर थोड़ी सी मुस्कान दी। तो तुम छोटे भाई हो? उसकी बाहों में लोमड़ी को फुहार करना शुरू हो गया। प्रतीत होता है कि चू शेंग में खुद को फेंकना चाहता था। आपका छोटा भाई कौन है? क्या छोटा भाई कुछ ऐसा है जिसे आप आसानी से कॉल कर सकते हैं? चू शेंग गुस्से में था। वह उस लोमड़ी पर आक्रोश से घबरा गया और फिर चूयू को खींच लिया। चूयू अंदर की ओर अभी भी कुछ गलतफहमी थी। उसने पीछे मुड़कर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। फू झोंगी ने उनके बाद पीछा नहीं किया था और केवल एक आराम से अपने आलिंगन में लोमड़ी को हिला रहा था। उन्होंने दूर चूयू में एक कोमल मुस्कान की शूटिंग की। वह एक अच्छे इंसान की तरह लग रहा था। चूयू ने अपना सिर वापस घुमाया और एक नर्म खांसी दी। बड़ा भाई, वहां है तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच दुश्मनी। मूल उपन्यास ने इस फू झोंगी के कई विवरण नहीं दिए। जब भी लेखक ने फू झोंगी का वर्णन किया तो वे ज़ैड के रूप में कोमल और एक डॉक्टर का दिल वाक्यांशों पर और अधिक उपयोग करेंगे। ये स्पष्ट था कि वह एक दयालु, सौम्य, धर्मार्थ और शानदार व्यक्तित्व के साथ एक मामूली महान था। लेकिन फिर उस तरह का व्यक्ति चू शेंग के साथ दुश्मन कैसे बन सकता है, जो एक समान नर्म स्वभाव था? चू शेंग के नक्शे कदम कुछ समय के लिए रुक गए। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति लाल और हरे रंग का एक इंटरलॉकिंग मिश्रण लग रहा था, इससे पहले कि वह किसी तरह का निर्णय लेता। फिर उन्होंने एक कम आवाज में कहा, छोटे भाई, मुझे विश्वास है कि मैंने आपको पहले ये बताया है। अतीत में जब मैं दुनिया भर में यात्रा कर रहा था तो मैंने एक बार जिन नदी के किनारे पर एक राक्षसी कल्टीवेटर का सामना किया और यूशू संप्रदाय के हाथों नुकसान का सामना करना पड़ा। पासिंग में चूयू ने जन शेंग को बाहर निकाला और खुद को और चू शेंग को वापस चू परिवार शिविर में उड़ान भरी। उन्होंने अपनी यादों में इस विशिष्ट घटना की खोज में बहुत प्रयास किया। लंबे समय तक सोचने के बाद उन्होंने आखिरकार याद किया और अपना सिर हिलाया। चू शेंग का ये विशेष अनुभव काफी अपमानजनक था। हालांकि वह खुद बहुत शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह एक शक्तिशाली कबीले में पैदा हुआ था। बचपन से लेकर वयस्कता तक उन्हें हमेशा अन्य लोगों द्वारा सम्मान के साथ व्यवहार किया गया था, इसलिए वह कुछ हद तक गौरवशाली थे। As such, while he spoke of this event, he stuttered and stammered and sounded quite strained. After Chu Sheng had finished telling the entire story while stuttering, Chu Yu silently had more or less remembered the entire event. उन्होंने शुरुआत से अंत तक पूरे मामले को अलग कर दिया था और अचानक अंतर्दृष्टि के साथ मारा जाने से पहले इसे पुनर्गठित किया था। यह एक ऐसी कहानी थी जो एक लंबी, बहुत समय पहले हुई थी। उस समय चू शेंग सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर रहे होंगे और अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करने के लिए अपने पिता की योजना का अनुपालन किया था। जब वह जिन नदी में अग्रिम पंक्ति में यात्रा कर रहा था तो उसके दिल में बेचैनी भड़क गई थी और इसलिए वह राक्षसी काश्तकारियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गया। उस समय धर्मी और राक्षसी रास्तों के बीच केवल एक मामूली संघर्ष था। वे वास्तव में अभी तक नहीं लड़े थे, इसलिए उस लड़ाई में भाग लेने वाले चिकित्सकों के बीच उच्चतम खेती की रैंक मुख्य गठन के चरण में होती। क्यूई रिफाइनिंग स्टेज पर उन लोगों को अनिच्छा से तोप की चारा की स्थिति में बदल दिया गया था। जब दोनों पक्षों ने लड़ाई लड़ी तो वे इसके बारे में विशेष रूप से जोरदार नहीं थे। वर्तमान दिन की तीव्रता और प्रवंचना में से कोई भी नहीं था। चू शेंग ने वहां फू झोंगी से मुलाकात की थी। हालांकि फू झोंगी फू परिवार की पहली पत्नी के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। फू फैमिली रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें बाहर जाना पड़ा और दायरे की चारों ओर यात्रा करनी पड़ी। वह चू शेंग जैसी मानसिकता के साथ जिन नदी में आया था। जिस क्षण दोनों मिले, हालांकि वे दुश्मन बन गए थे। इसका सार ये था कि चू शेंग थोड़ा जर्मोफोबिक एक था, जबकि किसी अज्ञात कारणों से फू झोंगी के हथियारों में उस छोटे से लोमड़ी चू शेंग को देखने के बाद बेहद उत्साहित हो गए थे। इसके बाद यह अपने गुरु की बाहों से मुक्त हो गया और चू शेंग पर चढ़ गया। चू शेंग ने स्वाभाविक रूप से चकमा देने का प्रयास किया, लेकिन कौन जान सकता था कि लिटिल फॉक्स ने आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त की थी। जब इसने चू शेंग डॉज को देखा तो इसने अपने छोटे से पैर से एक किक दी और इसे चू शेंग के चेहरे पर सही तरीके से देखा। चू शेंग ने इसे लगभग और वहीं खो दिया था। अगर यह सिर्फ ये होता तो यह इतना बुरा नहीं होता। आगे के मुद्दे एक राक्षसी कल्टीवेटर से उपजी हैं। चू शेंग
और फू झोंगी को दुर्भाग्य से एक ही समूह में रखा गया था और वे दुर्भाग्य से एक यूशु संप्रदाय की खेती के साथ एक डेथट्रैप में संचालित किए गए थे, जिनके खिलाफ न तो उनमें से कोई भी अनुभव नहीं था। समूह के अन्य लोग क्यूई रिफाइनिंग स्टेज पर थे और इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए उन दोनों को सभी भ्रम के दौरान कब्जा कर लिया गया था। ये भाग्यशाली था कि दूसरे पक्ष ने अपने वस्त्रों पर कबीले के रूपांकनों को मान्यता दी थी और जानते थे कि उन दोनों को मनमाने ढंग से नहीं मारा जा सकता है क्योंकि वे उच्च स्थिति वाले परिवारों से थे। उन दोनों को फिर साथ ले लिया गया और एक साथ बंद कर दिया गया। हालांकि वे बंदी थे, लेकिन उनका इलाज ये सब बुरा नहीं था। स्वादिष्ट भोजन और पेय भी था और वे इंतजार कर रहे थे। जब तक वे इस तथ्य के बारे में नहीं सोचते कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो गई थी, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं लगता है जो इसके बारे में बुरा है। इस तथ्य को छोड़कर कि केवल एक बिस्तर था। पहली बात जो चू शेंग ने देखा था जब वह हर सुबह उठता था, वह फू झोंगी का सोता हुआ चेहरा था। इसके अलावा जबकि फू झोंगी सतह पर एक मामूली महान की तरह दिखते थे, उनकी नींद की आदतें काफी अजीब थीं। हर सुबह जब चू शेंग जागता था तो वह खुद को फू झोंगी द्वारा गले लगाकर पाया कि वह लोमड़ी खुशी से उनके बीच में बस गया था। चू शेंग का मूड अंधेरा हो गया क्योंकि यह आगे बढ़ गया। उसने हर दिन अपने छोटे भाई और माता पिता के बारे में सोचा और चुपचाप धर्मी पद के कल्टीवेटर्स के आने और फिरौती देने के लिए इंतजार करने लगे। उनके दिनों को अभी भी शांतिपूर्ण माना जा सकता है जब तक कि वे एक निश्चित महिला राक्षसी पद की खेती करने वाले से नहीं मिले जिन्होंने अपनी शांतिपूर्ण जीवन शैली को तोड़ दिया था। जैसा कि हर कोई जानता है, धर्मी पद की महिला काश्तकार खगोलीय प्राणियों के वंशजों की तरह थे, बर्फीले अहंकार और अलग अलग नेचर्स के साथ और उत्तम सुंदरता और पवित्रता के साथ। दूसरी ओर राक्षसी पद की सुंदर महिलाओं ने, जो कि किसी भी गरिमा के साथ खुद को संचालित करने में असमर्थ हैं, स्पष्ट रूप से काम किया। हालांकि यह एक भयानक एकतरफा और रूढ़िवादी बयान था। चू शेंग सिर्फ इस तरह के महिला राक्षसी पद की खेती करने वाले का सामना करने के लिए हुआ था। उस महिला कल्टीवेटर को चू शेंग जैसे सौम्य और परिष्कृत पुरुषों का बहुत शौक था और जिस क्षण उसने चू शेंग पर आंखें रखी, उसकी आंखें जल गईं। अश्लील शब्द लगातार एक समुद्र तट पर लहरों की तरह उसके होंठों से गिरेंगे। हर पल जो चू शेंग ने उसे देखा कि वह इतना उग्र था कि उसकी दृष्टि अंधेरा हो गई। उनकी आध्यात्मिक शक्ति हालांकि दुखद रूप से प्रतिबंधित थी, इसलिए वह एक कदम करने में असमर्थ थे और केवल खड़े बैठकर अपने शब्दों में एक बहरे कान को मोड़ सकते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे कैसे भड़काने की कोशिश की, राक्षसी करामाती चू शेंग से बाहर निकलने में असमर्थ थी और अंत में वह अपमान से बाहर एक गुस्से में उड़ गई। चूंकि उसने पहले ही एक कदम उठाया था, इसलिए उसने इसे ले जाने का फैसला किया, जो भी परिणाम हो। एक रात वह उस छोटे से कमरे में चली गई जिसे चू शेंग में कैद कर लिया गया था और उसने ऐसा करने की योजना बनाई थी और वह चू शेंग को, यदि विलिख किया गया था तो वह चू शेंग को देने के लिए मजबूर करने में सक्षम नहीं होगी। ... हालांकि वह चू शेंग के साथ सहानुभूति रखता था, चू यू अभी भी इस पर एक असभ्य हंसी छोड़ देता है। चू शेंग और फू झोंगी उस समय एक साथ सो रहे थे, लेकिन दुश्मन के शिविर के भीतर उन दोनों के लिए वास्तव में इतनी आसानी से सो जाना असंभव था, इसलिए जब कोई अंदर घुस गया तो उन दोनों ने तुरंत उसका पता लगाया और जब वे अपनी तलवारों पर रहते थे तो सतर्क थे। हालांकि महिला कल्टीवेटर को पता चला था कि उसने छिपाने का प्रयास नहीं किया। उसने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वह चू शेंग के साथ डील करना चाहती थी और उसे अपने साथ घर वापस ले जाने के लिए बच्चे वापस ले जा रही थी। फू झोंगी की अभिव्यक्ति थी। चू शेंग ने लगभग अपनी तलवार को बाहर निकाल दिया ताकि उसे गुस्से में टुकड़ों में काट दिया जा सके। जिस क्षण महिला कल्टीवेटर ने देखा कि दोनों एक ही बिस्तर में सो रहे थे, उसने कुछ धारणाएं बनाई और उसके रंग ने एक बड़ा बदलाव किया। आप लोग, एक बड़ी हद तक महिला कल्टीवेटर के पास अपने सिद्धांत थे। यदि चू शेंग मुड़ा हुआ होता तो वह चू शेंग के यौन अभिविन्यास का सम्मान कर लेती। चू शेंग का चेहरा और भी विकृत हो गया था। ये देखकर कि दोनों में से किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया, महिला कल्टीवेटर ने अपना सिर हिलाया और चू शेंग को पकड़ने वाली थी। इससे पहले कि वह, हालांकि फू झोंगी ने चू शेंग को खींच लिया था, अपनी ठुड्डी को पकड़ते हुए उसे कसकर पकड़ लिया और फिर उसे चूमा। दुनिया वास्तव में सुंदर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि चू शेंग के चेहरे ने उस पल को काला कर दिया जब उन्होंने फू झोंगी को देखा। चू यू ने अपनी हंसी को वापस पकड़ने से सब पर काम दिया। जब वे चू परिवार के शिविर में लौट आए तो एक अपरिचित चेहरे ने उनका स्वागत किया। चू यू ने उन्हें खाली कर दिया और फिर चू शेंग को सुना, तीसरे महान चाचा, आप व्यक्तिगत रूप से क्यों आए हैं? उद्धरण चिन्ह। तीसरे महान चाचा ने युवा सुंदर चेहरे को बोर किया जो चू परिवार की लाइन के भीतर से गुजर गया था। उन्होंने सख्ती से सिर हिलाया। शेंग यूर, आपने पिछले कुछ दिनों के दौरान कड़ी मेहनत की है। चू यू की आंखें चमकती हैं। ये शब्द, क्या यह हो सकता है कि तीसरा महान चाचा इस भयानक गंदगी को संभालने का इरादा रखता है? तीसरे महान चाचा ने जारी रखा, अपने पिता के शरीर और आत्मा पौष्टिक जैद को दे दो जो अपनी माँ को मेरे पास रख रहा है। आप दोनों कड़ी मेहनत करना जारी रख सकते हैं। एक दिन आएगा जब धर्मी और राक्षसी रास्तों के बीच युद्ध समाप्त हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तारानकन आपके चाचा। चू शेंग ने झिझकते हुए और फिर कम आवाज में तीसरे महान चाचा से कुछ कहा। कुछ ही समय बाद तीसरे महान चाचा के चेहरे पर एक चौंका देने वाली अभिव्यक्ति दिखाई दी। उन्होंने तेजी से चू यू पर देखा।
ये क्या आपने कहा है? सच है। चू यू मोटे तौर पर जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे और उसके सिर को सिर हिलाया। ये सच्चाई है। वास्तविकता में चू शुंगटियन को पुनर्जीवित करने के तरीके के बारे में विवरण बहुत कठिन नहीं है। ये सब आवश्यक था कि दुनिया की गहराई से उसकी घायल और लगभग फीकी आत्मा को याद करना। धीरे से इसे पोषण देने और इसे बहाल करने के बाद वे इसे एक शरीर के अंदर ले जाएंगे जिसमें अस्वीकृति का सबसे कमजोर मौका होगा। सबसे अच्छा विकल्प मूल निकाय या इसकी एक प्रति होने जा रहा था। लेकिन कौन जानता था कि पुनरुत्थान प्रक्रिया की प्रतिलेख को खोजने और प्राप्त करने से पहले कितना समय लगेगा और फिर घायल आत्मा को धीरे से पोषण करना। इस अवधि के दौरान उन्हें चू शुआंगटियन के शरीर को ठीक से संरक्षित करने के लिए चू परिवार पर भरोसा करना होगा। तीसरे महान चाचा ने अपने सिर को सिर हिलाने से पहले थोड़ी देर के लिए इस पर विचार किया। चू शेंग के साथ चर्चा करने के बाद उन्होंने चू शेंग का उपयोग विशेष रूप से चू शुआंगटियन के शरीर और आत्मा को पोषण देने वाले जेड को पकड़ने के लिए किया था। वह एक भीड़ में आ गया था और फिर एक भीड़ में छोड़ दिया, तुरंत उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। अच्छी खबर यह थी कि उन्होंने 2 नवजात आत्मा की खेती करने वालों को पीछे छोड़ दिया। चू शेंग उन 2 काश्तकारियों के लिए व्यवस्था करने गए। चू यू ने अपने विचारों पर एक पल के लिए मुलत किया, इससे पहले कि वह अपने विचार को दूसरे मामले में बदल देता। वह चू शेंग की ओर बढ़ा, जो धीमी गति से था और उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। निर्जन आंगन के केंद्र में कुछ ठंडी जेड प्लेटें हवा के बीच में लटकी हुई थी। जमीन टूटी हुई पत्तियों में ढकी हुई थी, जबकि शाखाएं नंगी हो गई थी। मौसम ठंडा हो गया था और बर्फ होने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होगा। चू यू ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और गणना करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। पुस्तक में स्थानांतरित होने के 13 साल हो चुके थे। सिस्टम ने जो कहा था उसके अनुसार, चाहे उसके प्रसारण के कितने साल बीत चुके थे, मूल दुनिया का समय वैसा ही होगा जैसा कि वह प्रसारित हुआ था। एकमात्र अपवाद ये होगा कि अगर उसने पुस्तक में रहने का फैसला किया या यदि वह 1000 अंक एकत्र करने में कामयाब रहा और फिर छोड़ने के लिए चुना। उन्होंने सिस्टम इंटरफेस खोला। इस पर सूचीबद्ध बिंदुओं की संख्या ने चू यू को थोड़ा चौंका दिया। उन्होंने लंबे समय में अपने बिंदुओं को नहीं देखा था। किसने सोचा होगा कि यह पहले से ही 600 के दशक में पहुंच गया था। यह अब 1000 से दूर नहीं था। जिस दिन उसकी बातें 1000 तक पहुंच गईं, क्या उसे छोड़ने या रहने का विकल्प चुनना चाहिए? चू यू ने अचानक महसूस किया कि उसके सिर में चोट लगी और उसके मंदिरों की मालिश हुई। उन्होंने उस क्षण को याद किया जब वह अभी किंग तू और जीशी की आंखों में पहुंचे थे, जब वे मिले थे। वे रक्तलाल और पागल थे, लेकिन वे भी ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें अप्रत्याशित रूप से एक हताश स्थिति से बचाया गया था। यह ऐसा था जैसे कि जीशी अलग होने वाला था अगर वह अब चू यू को नहीं देख सकता था। जितना अधिक चू यू ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसका मूड डूब गया। शायद उसे जीशी को कोई उम्मीद नहीं देनी चाहिए थी। हालांकि उसे जीशी के प्रति शौक की भावनाएं थीं। वह छोड़ने जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। चू यू ने एक लंबी आह दी। परिचित नक्शेकदम की आवाज करीब से आई। उन्होंने तुरंत उन कई विचारों को छोड़ दिया जो अभी उनके सिर में सामने आए थे और आगे बढ़े। बिग ब्रदर। चू शेंग आश्चर्यचकित था। वह छोटा भाई अभी तक क्यों नहीं लौटा? चू यू की टकटकी उसके कंधे पर गिर गई। बड़े भाई, लॉर्ड फू ने कहा है कि बहुत कम से कम आप 1 महीने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। अपनी बुद्धिमत्ता की उम्मीद के अनुसार चू शेंग ने तुरंत चू यू के दयालु विचारों के अर्थ को समझा और उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। छोटे भाई, निश्चित रूप से बड़े भाई आपकी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए आपको उन प्रकार के विचार नहीं चाहिए। चू यू ने अपना सिर हिलाया। बिग ब्रदर, कुछ दिनों पहले मैं पहले से ही सुचारू रूप से कोर गठन के मध्य चरण में उन्नत था। मैं वहां खुद को बाहर कर सकता हूं, इसलिए इस महीने के दौरान मैं एक नवजात आत्मा मंच की कल्टीवेटर और चू परिवार के शिष्यों को मेरे साथ गश्त करने के लिए ले जाऊंगा और हम राक्षसी काश्तकारियों के साथ लड़ेंगे। आपको अपनी चोटों से भर्ती करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि चू शेंग के होंठ अब कुछ हद तक पीला थे। नहीं छोटा भाई, नहीं। बचाने की इच्छा वास्तव में काफी डरावनी बात थी। चू यू को थोड़ा असहाय महसूस हुआ। बिग ब्रदर, अगर आप अपनी चोट को ठीक से ठीक नहीं करते हैं तो बाद में भविष्य में मेरी रक्षा कौन करेगा? चू शेंग के चेहरे को कठोर देखकर चू यू ने कुछ और धक्का दिया। यदि आप वास्तव में असहज हैं तो मैं केवल शिजुन के साथ यात्रा करूंगा। आपको क्या लगता है? चू शेंग ने अपने भौहों को फुलाया और एक लंबे समय तक चू यू को देखा। आखिरकार एक लंबी आह भरने से पहले, बिग ब्रदर समझता है क्या? उनके चेहरे पर एक तरह की अभिव्यक्ति के साथ चू शेंग ने चू यू के सिर को थपथपाया। छोटा भाई बड़ा हो गया है, मैं आपको अब और नहीं छिपा सकता। बड़े भाई, क्या आपने कुछ गलत समझा है? चू शेंग ने कहा, यदि आप उस ब्राट को देखना चाहते हैं तो जाकर उसे देखें। हालांकि अगर वह आपको छूने की हिम्मत करता है तो कोई दया नहीं दिखाने के लिए सैनहुओं को दोषी नहीं ठहराता। उद्धरण चिन्ह। चू यू, बड़ा भाई, आप वास्तव में कुछ अत्यधिक कल्पना है। चूंकि उन्होंने शिजुन के साथ काम करने का फैसला किया था, एक रात के लिए आराम करने के बाद वह और चू शेंग अगले दिन सुबह तियान युआन संप्रदाय के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने कई काश्तकारों को अतीत को जल्दी करते हुए देखा और खुद को गुनगुनाते हुए देखा। चू यू की 5 इंद्रियां तेज थीं। कुछ समय के लिए चलने के बाद वह समझने लगा कि क्या हुआ था। कल रात
लू किंगडन ने राक्षसी कल्टीवेटर को बाहर कर दिया था, जिन्होंने मुख्य हॉल में लोगों को घायल कर दिया था। यान हान को अनसुना कर दिया गया था और केवल 3 बार के बाद उस राक्षसी कल्टीवेटर को मार दिया गया था। कल्टीवेटर वर्तमान में लू किंगडन के असाधारण आकर्षण पर धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे। यान हान को पकड़े हुए एक हाथ जो सुनहरी रोशनी के साथ फलक फूला था, क्योंकि वह हवा के खिलाफ खड़ा था। उसका सफेद बागे बादलों की तरह फड़फड़ाया। वह वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका आकर्षण का स्तर केवल कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा मेल खाता हो सकता है, भले ही आप पूरी खेती की दुनिया की खोज कर रहे हों। चू यू ये सुनने के बाद अवाक था। नायक की शिजुन से अपेक्षित वह पूरी तरह से आश्चर्यजनक था। कौन जानता था कि अगर वह असाधारण तलवार के अमर होने के बाद नायक की उपस्थिति को देख पाएगा। चू यू ने अपने विचारों को थोड़ा भटकने दिया और फिर अपना सिर ट्रांस से बाहर निकाल दिया। उन्होंने तियान युआन संप्रदाय के शिविर के प्रवेश द्वार को उसके आगे देखा और बस आगे बढ़ने वाला था जब एक परिचित आवाज की आवाज अचानक उसके कानों तक पहुंच गई। चू यू, आप। जैसे कि उसने अचानक कुछ याद किया था, आवाज के मालिक ने बलपूर्वक उन शब्दों को निगल लिया जो उन्होंने लगभग बाहर निकाल दिया था। चू यू ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और वह अंदर की ओर ओह। उसके मुंह के कोने ने चिकोटी डाली और उसने हल्की आवाज में कहा, ओह। तो ये गीत शिक्सियन था। मुझे विश्वास है कि जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से आप अच्छी तरह से थे। उद्धरण चिन्ह। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।